गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। आज इस वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक का रिवीजन होने वाला है। क्विक रिवीजन, कम से कम समय आप रिवीजन कर सकते हैं। वो टॉपिक है फिजिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, सरफेस टेंशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा कि चाहे नीट एग्जाम हो चाहे जे एग्जाम हो, कन्फर्म एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही आना है। छोटा टॉपिक है, आप 10 से 15 से 20 मिनट में आप टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। आज कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने के बाद से आप इसमें से 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बुक से, एनसीईआरटी से। तो ये टॉपिक कंफर्म आपका तैयार और एक क्वेश्चन फिक्स, जेईई और नीट दोनों में प्यारे बच्चों। छोटा टॉपिक है, आज ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा एकदम से टॉपिक, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी इतना इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्यारे बच्चों मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन प्यारे बच्चों, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में 3 टॉपिक है। एक सरफेस टेंशन है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स है, और एक इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी का हम ऑलरेडी क्विक रिवीजन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसको आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उसको देख लीजिए, जिससे इलास्टिसिटी भी आपका तैयार हो जाए। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और फ्लो ऑफ लिक्विड मिला करके 3 टॉपिक मिला करके बताइए। 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन आएगा। अगर आप टॉपिक तैयार नहीं किए हैं तो निश्चित है वो आप क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आएंगे। तो क्या जाता है प्यारे बच्चों, तैयार कर लो। आखिर आपको एग्जाम देना है तो तैयार करने में क्या जाता है। तो जो सरफेस टेंशन होता है, ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे लिक्विड बहुत अधिक अमाउंट में है तो वो बल्क लिक्विड कहलाता है। तो बल्क लिक्विड का ये प्रॉपर्टी नहीं है, जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है उसकी प्रॉपर्टी होता है। तो क्या है प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन? किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वह एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और मिनिमम एरिया को बनाए रखने का प्रयास करता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आपस में कोहेसिव फोर्स लगता है। कोहेसिव फोर्स लगने से वो एक दूसरे को ऐसे आपस में खींचते हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं, खींचते हैं। जो तरफ से खींचते हैं तो अपने एरिया को मिनिमाइज करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जैसे नेट, जो जाल होता है ना, जाल, जैसे अब सर्कस में देखते होंगे कि जो सर्कस दिखाते हैं वो लोग नीचे एक जाल बांध देते हैं। जैसे कि अगर कोई सर्कस दिखाते हैं उसमें कोई घटना हो गया तो उसी नेट पर, उस जाल पर गिरे, तो जाल जब चारों तरफ से बंधा जाता है ना, तो वो जाल जहां सपोर्ट होता है ना, वो जाल अपने तरफ खींचता है अपने को। उसी तरह से किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे को मिनिमम सरफेस एरिया बनाए रखने का प्रयास करे, दैट प्रॉपर्टी नोन एज सरफेस टेंशन। अब अगर हम किसी भी लिक्विड के सरफेस पर एक हाइपोथेटिकल लाइन बनावें तो उस हाइपोथेटिकल लाइन के पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है, ये सरफेस टेंशन होता है। और ये इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी सरफेस टेंशन बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है ना, जैसे एक यहां पे हम एक लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड का फ्री सरफेस बना रहे हैं, और लिक्विड का फ्री सरफेस, ये जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं इसमें ध्यान से आप लोग देखिए। तो ये जैसे कोई कंटेनर में लिक्विड है ना, कंटेनर में लिक्विड है और ऐसा कंटेनर है जो ऊपर से देखने पे सिलिंड्रिकल दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से आप देखोगे ना तो लिक्विड का आपको फ्री सरफेस दिखाई देगा। और इसमें आप क्या करो, एक यहां पर एक आप क्या करो, इस तरह से एल लेंथ का आप एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाओ। कौन सा लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन। आओ इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है और इस पे ऊपर से देखने पे पूरा इसमें ये लिक्विड है पूरा। ओके, ये लिक्विड है। ये एल लेंथ का एक हाइपोथेटिकल लाइन है और ये क्या है बताओ, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड।
लिक्विड का फ्री सरफेस है। इसको आप सोच पा रहे हो, फील कर पा रहे हो इसको? मतलब एक कंटेनर है, ऊपर से देखने पे सिलिंड्रिकल शेप है, तो ऊपर से आप देखोगे तो लिक्विड का फ्री सरफेस दिखाई देगा, नीचे बल्क में लिक्विड होगा और ऊपर देखो तो एयर है ना, इसलिए ये फ्री सरफेस है। तो ये होगा क्या, सरफेस लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी, ये जो लिक्विड होगा ना, इधर लिक्विड को अपने तरफ इधर खींचेगा, इधर लिक्विड को अपने तरफ इधर खींचेगा, क्योंकि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उनमें आपस में क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा, जिसके वजह से इधर का लिक्विड इस लाइन को इधर खींचेगा, है ना, F फोर्स से, और इधर लिक्विड इसको इधर खींचेगा F फोर्स से। तो इस हाइपोथेटिकल लाइन के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स ही क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है ना। दैट इज सरफेस टेंशन को S से इंडिकेट कर लो, चाहे T से इंडिकेट कर लो, तो सरफेस टेंशन S बराबर T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कई क्वेश्चन होंगे जो इसी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसका यूनिट हम देखें तो इसका यूनिट यहां से आपको दिखाई दे रहा है न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट दिखाई दे रहा है, या हम इसको कह सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, देखो डाइन पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर, ये कौन सा यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट है, और ये कौन सा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट और ये सीजीएस यूनिट। सरफेस टेंशन को आप एस इंडिकेट करो चाहे टी से इंडिकेट करो। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा, देखो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, ml t पावर -2 अपॉन लेंथ कितना हो गया, l से l कट गया, तो ये डायमेंशन हो गया कितना, m t पावर -2। ये सरफेस टेंशन का इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशन के इक्विवेलेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हिंदी में फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। स्प्रिंग में पढ़ते हो ना, वर्क पर एनर्जी में, स्प्रिंग F बराबर kx, तो k बराबर F अपॉन x, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर फोर्स और लेंथ पता हो ना, इस आप सरफेस टेंशन क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये सरफेस टेंशन का क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला है। अगेन अब अगर यहां से हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां से अगर देखें हम लोग तो T बराबर अभी आया ना, T इज इक्वल टू, देखो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F अपॉन L। तो यहां से अगर हम देखें तो F इक्वल टू क्या आ गया, बोलो, T इंटू L। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला जो फोर्स है उसका अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैसे करोगे, यह बराबर सरफेस टेंशन इंटू एल। देखो T बराबर F अपॉन L, तो यह बराबर T इंटू L। ये कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है, उसका अगर कैलकुलेशन करना है तो यह बराबर T इंटू L से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात देखिए, यहाँ L का मेन कहानी है। L क्या है, जैसे आपको फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन इंटू L कर दो, लेकिन L का कंसेप्ट समझो। L क्या होता है, टोटल पेरीमीटर ऑफ बॉडी विच विल बी इन कांटेक्ट विद लिक्विड। मतलब टोटल जो पेरीमीटर है, जो परिधि होता है ना किसी भी बॉडी का, वह लिक्विड के कांटेक्ट में कितना उसका परिधि पूरा, कितना उसका सरकमफरेंस, कितना पेरीमीटर लिक्विड के कांटेक्ट में, वो यहाँ लिखा जाता है। ओके, नहीं तो L को बस L ना मानिए, है ना। एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 2024 नीट एग्जाम में आया था। एक डिस्क को लिक्विड के सरफेस पर रख दिया था और डिस्क को ऊपर खींचने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये एग्जाम में आया था। कई स्टूडेंट इसको नहीं सॉल्व कर पाए थे, गलत कर दिए थे। एल क्या रखें, वहां पर वो कंफ्यूज हो गए थे, और वही जो पढ़ा था, क्वेश्चन किया था, वो सॉल्व कर दिया था। हम लोगों ने टेस्ट पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, पढ़ाए भी थे। ओके, तो एल क्या है, टोटल पेरीमीटर ऑफ बॉडी विच विल बी इन कांटेक्ट विद लिक्विड। अब जैसे यहां पर हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें, है ना, एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे ये लिक्विड का पहला एग्जाम्पल, ये लिक्विड का क्या है, सरफेस है ना, हाँ, लिक्विड का सरफेस। ये लिक्विड का सरफेस है, और इसमें अगर हम लोग एक ला करके ऐसे एक स्क्वायर शेप का एक फ्रेम ऐसे रख दें, स्क्वायर शेप का, ये भरा हुआ नहीं है, ये ऐसे फ्रेम है, इसका लेंथ कितना है, ये L है, ये भी L है।
और लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है, T है। तो यहाँ पर क्या है कि कहता है कि अगर इस फ्रेम को जो लिक्विड के सरफेस पर रखा गया है, लिक्विड के अंदर बल्क में नहीं रखा गया है, बल्क लिक्विड उसमें नहीं रखा गया है, लिक्विड के सरफेस पर रखा गया है, तो उस फ्रेम को ऊपर लिक्विड सरफेस से ऊपर उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा प्यारा बच्चों, लिक्विड का सरफेस टेंशन इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ बॉडी व्हिच विल बी इन कांटेक्ट विद लिक्विड। कितना पेरीमीटर इसका है, L प्लस L प्लस L प्लस L, 4L। कितना है प्यारे बच्चों, 4L। तो यहां क्या रख देंगे, 4L। गलत, 4L नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा, तो देखो L L L मिलके क्या हो गया, 4L। लेकिन 4L इसका देखो आउटर पेरीमीटर भी लिक्विड को कांटेक्ट में है और इनर पेरीमीटर भी लिक्विड को कांटेक्ट में है, तो 4L का डबल रखना होगा, 8L। यानी यहां पे क्या रखेंगे, इंटू 4L, और 4L का क्या कर लेंगे बेटा, डबल। तो F इज इक्वल टू T इंटू 8L रख करके इस फ्रेम को इस सरफेस से बाहर खींचने में अगर आपको वर्ड निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइए सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं, है ना। सेकंड एग्जांपल, हम एक डिस्क यहां पर देखो रख रहे हैं, एक डिस्क है, देखो ये एक लिक्विड के सरफेस पे ना ये एक डिस्क है, और ये डिस्क क्या है, डिस्क ये पूरा भरा हुआ होता है, देखो ये पूरा भरा हुआ है ना, ये पूरा भरा हुआ है। और इसका जो रेडियस है डिस्क का, इस डिस्क का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ये एक डिस्क है, रिंग नहीं है प्यार बच्चों, ये एक डिस्क है, और इसको क्या किया गया है, लिक्विड के सरफेस पर रख दिया गया है, लिक्विड है ना उसी के सरफेस पर। तो चलो इसके चारों तरफ हम ऐसे लिक्विड बना दे रहे हैं, इसके चारों तरफ ये लिक्विड चलो बना दिया। अब लिक्विड देखो ये इसके अंदर नहीं ना आपको लिक्विड दिखाना है, ये तो लिक्विड का सरफेस पर है, और ये पूरा डिस्क है, तो यहां तो लिक्विड रहेगा नहीं, है ना, इसके चारों तरफ बस लिक्विड रहेगा, इसके चारों तरफ। यही क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, एक डिस्क रख दिया था और लिक्विड का सरफेस टेंशन T दे दिया था। इस डिस्क को लिक्विड के सरफेस से ऐसे ऊपर उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो F बराबर सरफेस टेंशन इनटू L, है ना, टोटल पेरीमीटर ऑफ बॉडी व्हिच विल बी इन कांटेक्ट विद लिक्विड। तो सोचो L के स्थान पे क्या होगा, L के स्थान पर, L के स्थान पर ये देखो सरकमफेरेंस कितना 2πr। अब 2πr का डबल ना कर देना, क्योंकि इनर वाला सरकमफेरेंस इसमें है ही नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, केवल आउटर सरकमफेरेंस कितना लिख देना है, 2πr, है ना। और आराम से आप क्या कर लेना है बेटा, फोर्स फाइंड कर लेना है। इसी एकदम यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला, यही डिस्क नाम लेकर के नीट 2024 में आप देखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया था, वैल्यू क्या कर देना था, पुट कर देना था। अच्छा बताओ, अगर यहाँ एक रिंग हो तब क्या रखेंगे, डिस्क है तब तो भाई 2πr रख दिए, रिंग में सोचो क्या रखेंगे, 2πr का डबल 4πr रखेंगे। आओ देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, यह है तीसरा एग्जाम्पल, है ना। ये एक देखो रिंग है, अब ये डिस्क नहीं है, ये अब रिंग है ना। रिंग और डिस्क में क्या फर्क है भाई, सबको पता है, इतना समझाना नहीं है। ये एक रिंग है, रिंग में क्या है, ये अंदर मटेरियल तो होगा नहीं, एक आउटर सरकमफेरेंस होगा, एक इनर सरकमफेरेंस होगा, दो इसके सरकमफेरेंस होंगे। अब इसके चारों तरफ आप क्या करो, लिक्विड दिखा दो। हाँ, लिक्विड के अंदर नहीं रखा गया है, ध्यान देना, ये बल्क लिक्विड में नहीं रखा गया है ना, लिक्विड के सरफेस पे रखा गया है प्यारे बच्चों, लिक्विड के सरफेस। अब लिक्विड यहां भी आप दिखाओ, है ना, इसके अंदर भी ऐसे लिक्विड दिखाना होगा, बाहर भी, क्योंकि ये रिंग है, ये डिस्क नहीं है, यही तो फर्क है रिंग और डिस्क में। अब आप देखो, है ना, सरफेस टेंशन लिक्विड का T है। अब इस रिंग को ऐसे लिक्विड के सरफेस से ऐसे ऊपर उठाने में, क्योंकि वो जब ऊपर उठाओगे ना तो वो लिक्विड सरफेस टेंशन को वैसे अपने तरफ खींचेगा, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F बराबर सरफेस टेंशन इंटू L। सोचो L के स्थान पे क्या रखें, टोटल पेरीमीटर, आउटर 2πr और इनर भी लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो 2πr का डबल क्या रखना होगा, 4πr। और आराम से आप इस पे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको फील करो बेटा, थोड़ा सा फील करोगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने बताया कि T बराबर F/L, न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, और एक बता दिया कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन।
इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलत कर सकते हैं इस पे ध्यान अगर नहीं देंगे तो। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं अगेन, जो कि खूब क्वेश्चन इस पे आपको बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगा, है ना। और वो है किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ता है। लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने का क्या बेटा, वर्क डन। और लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने का वर्क डन में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक थिन फिल्म ऑफ लिक्विड का नाम लेता है और एक क्या नाम लेता है, सरफेस सोप बबल का नाम लेता है। तो एक होता है बेटा सोप बबल, एक होता है थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, है ना। इसी पे क्वेश्चन डेवलप होता है, खूब क्वेश्चन इस पे आते हैं। अभी हम फॉर्मूला बता रहे हैं, इस फॉर्मूले पर आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम क्वेश्चन आपको पुट दिखाई देंगे, वैल्यू पुट करो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन एक पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दें आपको, तब आगे बढ़ते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे एक आप यहाँ पे क्या करो ना, एक फ्रेम बना लो, है ना, ऐसे यू शेप का एक वायर का ऐसे एक फ्रेम बना लो, है ना। ये वायर का क्या है, एक फ्रेम है ना, वायर का फ्रेम। और यहां पे एक लगा दो बेटा स्लाइडर, ये ना मासलेस स्लाइडर होता है। ए बी क्या है, एक स्लाइडर है, ये मासलेस स्लाइडर है, इसका कोई मास नहीं है। और यहां पर क्या है यहां पर इस तरह से लिक्विड का फिल्म है, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड यहां पर है, देख लो थिन फिल्म ऑफ लिक्विड। ध्यान देना बेटा, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड का मतलब इधर से देखो तो भी एक फिल्म दिखाई देगा, बैक साइड से जाकर देखो तो भी एक फिल्म दिखाई देगा। बहुत ही पतला है, ये बहुत ही पतला है, वायर के फ्रेम में बना है ना। अब ये क्या करेगा, कहेगा कि यहां पर एक ब्लॉक को लाकर सस्पेंड कर देगा, है ना। यहां पर एक ब्लॉक को ला करके एम मास के ब्लॉक को लाके यहां पे सस्पेंड कर देगा एक स्लाइडर से। ये स्लाइडर है, ए बी ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो यहाँ एक ब्लॉक देखो एम मास का, इसको क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। और कहेगा ये जो स्लाइडर है, और लिख देते हैं यह है स्लाइडर, इसका अपना कोई मास नहीं है और ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम पड़ा हुआ है तो कहेगा मास बताओ या इस लिक्विड का सरफेस टेंशन बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। और इस स्लाइडर का जो लेंथ है वो कितना है, एल है स्लाइडर का लेंथ। तो क्यों इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है बेटा, इस इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है ना कि ये जो थिन फिल्म ऑफ लिक्विड है ये अपने सरफेस टेंशन के वजह से एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है। अब मिनिमाइज करने के लिए इस स्लाइडर को अपने तरफ खींचेगा, और जब स्लाइडर को प्यारे बच्चों अपने तरफ खींचेगा तो ये सरफेस टेंशन की वजह से इधर एक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और क्वेश्चन में कहेगा कि ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम में कब पड़ेगा, जब सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स इसके वेट mg से बैलेंस करेगा। इसके वेट क्या दिखा दो, mg। अब जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो अभी पढ़े हो T इंटू एल, तो यहाँ पे हो जाएगा T इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो स्लाइडर का लेंथ L बराबर mg। यहाँ से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान देना आपका आंसर गलत आएगा। कैसे गलत आएगा, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है ना, ये जो वायर है, इस वायर में ये ऐसे है वायर, देखो ऐसे है, और थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऐसे है ना। तो इधर से आप देखो तो ये थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऐसे पकड़े रहेगा, देखो इस तरह से। तो इधर से भी एल लेंथ और इधर से भी एल लेंथ। देखो थिन फिल्म ऑफ लिक्विड होगा या सोप बबल होगा ना, यहाँ पे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना मस्ट है। तो इधर से एल इधर से एल मिला के 2l आपको यहाँ रख करके तब जा करके जो भी वैल्यू फाइंड करना होगा अब कीजिएगा। अब आपका आंसर गलत नहीं आएगा, और यहीं आप मिस्टेक करोगे, नहीं ध्यान दोगे तो T इंटू 2l बराबर mg करके, अब चाहे m निकालना हो, मास पर लेंथ निकालना हो, है ना, या सरफेस टेंशन फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, यहां से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। है ना। अगेन अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ना लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो कोई भी अगर लिक्विड का सरफेस है तो उसको अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें जो वर्क डन होगा है एकदम आसान होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लेकिन अब अगर सोप बबल या थिन फिल्म ऑफ लिक्विड का नाम लेगा ना, तो आप 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अरे बबल, बबल को हिंदी में क्या कहते हो, डबल। जब आप बबल पढ़ा करो तो एक बार डबल भी पढ़ लिया करो, डबल पढ़ोगे तो कभी भूलेगा नहीं, 2 से जरूर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो यह है देखो वर्क डन
in work done in increasing the surface area of liquid, है ना, लिक्विड के सरफेस एरिया इंक्रीज करने में वर्क डन, जिसको W कहते हैं। इसी को सरफेस एनर्जी भी कहते हैं, जिसमें एक होगा कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट फर्स्ट? इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, है ना, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, है ना। आओ डायग्राम से देखते हैं। ये दो वायर हैं, देखो दो वायर हैं, है ना, दोनों वायर के बीच का कोई सेपरेशन है, देखो ये सेपरेशन है D या ये सेपरेशन है D1, और इस वायर का जो लेंथ है वो L है ना। और इसी में थिन फिल्म ऑफ क्या है? लिक्विड है, इसी में थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, थिन फिल्म है दो वायर के बीच। अब आप सोच रहे होगे कि दो वायर में थिन फिल्म ऑफ लिक्विड कहां से बन जाता है? मतलब लिक्विड का बहुत पतला लेयर है, दो वायर को बहुत पास में रख करके और लिक्विड के अंदर ले जाओ ना, तो बाहर निकालो तो दोनों वायर के बीच में आके लिक्विड का एक लेयर बन जाता है। इधर से भी देखो तभी एकदम एक लेयर दिखेगा, उधर से जाके पीछे बैक साइड से देखो तभी एक थिन लेयर ही आपको दिखेगा। ये थिन फिल्म ऑफ लिक्विड है, इसका सरफेस टेंशन कितना है? T है। और यहाँ का जो एरिया है ना, इनिशियल एरिया, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये जो इनिशियल एरिया है इसको कहेंगे ए इनिशियल। अब क्या किया, इन दोनों वायर को ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा, दोनों वायर को पकड़ के ऐसे खींच रहे हो, यानी एरिया को बढ़ा रहे हो। एरिया बढ़ा रहे हो तो फाइनल एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। और जब फाइनल एरिया बढ़ गया तो ऐसे में कैसे बढ़ा? आपने वर्क किया, है ना, तो ये जो वायर का लेंथ है ये तो बराबर बना रहेगा, बस यही सेपरेशन आपने बढ़ा के क्या कर दिया? D2 सेपरेशन कर दिया। ये लेंथ L बना रहेगा अभी भी, लेकिन एरिया तो बढ़ा ना प्यारे बच्चों। और कैसे बढ़ा? आप लोगों ने वायर को खींचा, वायर को जब खींचा तब जाके बढ़ा ना। तो इसमें क्या किया? वर्क किया। एकदम आसान होता है, खूब क्वेश्चन इसमें मिलेगा, आराम से पुट हिसाब होता है ना। देखो ये थिन फिल्म ऑफ जो लिक्विड है इसका एरिया हमने बढ़ा दिया, सरफेस टेंशन अभी भी कितना रहेगा? T। अब यहाँ से इसका देखें हम कौन सा एरिया प्यारे बच्चों? फाइनल एरिया। तो फाइनल एरिया कितना हो गया? A2 या A फाइनल कह लो, है ना, इसको क्या कह लो? A फाइनल। तो जो वर्क डन होता है, कितना आसान फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया में इंक्रीमेंट इंटू 2 से क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई, क्योंकि थिन फिल्म ऑफ लिक्विड में इट हैव 2 फ्री सरफेसेस, 2 फ्री सरफेस होते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना। तो ये हो जाएगा देखो सरफेस टेंशन इंटू 2, और चेंज इन एरिया में आप लिख लोगे A फाइनल माइनस A इनिशियल। देखो A फाइनल माइनस A इनिशियल, इससे बड़ा आसानी से आप वर्डन क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। थिन फिल्म ऑफ लिक्विड का केस हो चाहे सोप बबल का केस हो, दोनों केस में आपको 2 से मल्टीप्लाई जरूर करना चाहिए, बिकॉज इन केस ऑफ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड एंड सोप बबल के बाहर भी एयर होता है, सोप बबल के अंदर भी एयर होता है। अरे भाई आप जब नहाते हो, कपड़ा धुलते हो, है ना, डिटर्जेंट सोप यूज करते हो तो देखते हो चारों तरफ बबल बने रहते हैं, उसको ध्यान से देखना। तो बाहर तो एयर है ही, उसके अंदर भी एकदम हालो रहता है, एयर ही उसके अंदर भी रहता है ना। तो सोप बबल या थिन फिल्म ऑफ लिक्विड के केस में आपको 2 से हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई। अरे बबल यानी डबल। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ सोप बबल, है ना। देखो सोप बबल के केस में ये एक सोप बबल है, इसका एरिया अभी कम है, रेडियस कम है। अब इसको क्या करना है? एक बड़ा बबल बनाना है ना। एक बड़ा बबल और बनाते हैं।
चलो रहने देते हैं, इधर जा रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है इससे, कोई बात नहीं। आओ एक बड़ा बबल बना ले रहे हैं, ये देखो बड़ा बबल बन गया है ना, एक छोटे बबल से एक बड़ा बबल बन गया। अब क्या हुआ, एरिया यहाँ भी तो बढ़ा, जैसे यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, देखो R1, इसका रेडियस कितना है R2, है ना। सरफेस टेंशन जिस सोल्यूशन का ये सोप सोल्यूशन का बना है वही इसी का ये भी बना है, तो इसको छोटे बबल से बड़े बबल बनाना है। तो कैसे छोटे बबल से बड़े बबल बनाओगे, इसमें एक पतला सा कपली ट्यूब अंदर रख करके फूको उसको, जब फूकोगे ना तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें है क्या, इसके बाहर भी एयर है और इसके अंदर भी क्या है, एयर है। यहाँ भी देखो क्या है, एयर है, और यहाँ भी क्या है, एयर है। ओके, तो यहाँ जो एरिया होगा ये इनिशियल एरिया होगा, और यहाँ क्या होगा, फाइनल एरिया होगा। अब कहेगा बताओ इस प्रोसेस में वर्क डन बताओ कितना होगा, इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस, तो छोटे बबल से बड़े बबल बनाने का वर्क डन। तो ये भी होगा, देखो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, इसमें 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सोप बबल है, सोप बबल में बाहर और अंदर दोनों एयर होता है, सोप बबल हैव 2 फ्री सरफेसेस। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा T इंटू 2, और डेल्टा ए को क्या कहोगे, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ठीक है, तो इसी पे तो क्वेश्चन आने का चांस एग्जाम में रहता है, एकदम आसान रहता है, इसको ध्यान देना चाहिए, एकदम आसान है। और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल इसका यूनिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ से, है ना, यहाँ से आपने देखा कि जो वर्क डन है ये क्या है, सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू डेल्टा ए है। तो यहाँ से हम अगर सरफेस टेंशन देखें तो वर्क डन अपान क्या है, 2 इंटू डेल्टा ए। तो इसलिए सरफेस टेंशन का एक और यूनिट आपको यहाँ से मिल गया, देखो जूल पर मीटर स्क्वायर, या सीजीएस यूनिट क्या मिल गया बेटा, अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक और यूनिट इसका होता है, देखो जूल पर मीटर स्क्वायर और अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा यूनिट है, MKS। ये कौन सा यूनिट है, CGS। ओके, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि सरफेस टेंशन का एक और यूनिट वर्क डन जो फॉर्मूला है उससे आपको पता चल गया। अगेन अब अगर देखा जाए तो सरफेस टेंशन पे, अगर लिक्विड के सरफेस टेंशन पे अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा ना, टेम्परेचर बढ़ाने से उनके जो कोहेसिव फोर्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो वीक होने लगता है। अब वीक होने लगने से सरफेस टेंशन क्या होने लगता है बेटा, कम होने लगता है। इसलिए किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होने लगता है ना। इसीलिए आप जैसे कभी आप प्रैक्टिकली करो, जैसे कपड़ा अपना धुलते हो तो ठंडे पानी में आप कपड़ा धुलो और गर्म पानी में कपड़ा धुलो, तो आप क्या फील करोगे, गर्म पानी में कपड़ा बहुत आसानी से साफ हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होना यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो फ्री हो जाते हैं, और सरफेस टेंशन कम होने से और फ्री हो जाते हैं। और फ्री होने से क्या होता है, जो कपड़े में के पोर में जो गंदगी होती है वहां तक वाटर घुस करके जा करके और गंदगी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ऐसा कोल्ड वाटर, ठंडे वाटर में नहीं बल्कि हॉट वाटर में होता है। यही रीजन है कि गर्म पानी से कपड़ा धुलना आसान होता है। तो क्या है कि अगर हम लोग इफ टेम्परेचर देख रहे हो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन सरफेस टेंशन of liquid, surface tension of liquid decreases, है ना। शॉर्ट में हमने लिख दिया कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। इसका रीजन हमने क्या बताया कि कोहेसिव फोर्स वीक होने लगता है। इसलिए किसी भी लिक्विड के लिए अगर हम इधर सरफेस टेंशन S लिख दें, इधर टेम्परेचर लिख दें, है ना, इधर टेम्परेचर लिख दें और ग्राफ प्लॉट करें तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये ग्राफ आएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, देखो एक ऐसा टेम्परेचर है ना जहाँ सरफेस टेंशन क्या हो गया है, 0 हो गया है, और इसी टेम्परेचर को बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। कौन सा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। तो क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जितने टेम्परेचर पर लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग
इसको ओरली बता दे रहे हैं, लिखना नहीं है, कि जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली घुल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शली घुलते हैं, जैसे सोप या डिटर्जेंट, सर्फ या साबुन जो होता है उसको अगर वाटर मिला दो ना तो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं वो वाटर के सरफेस टेंशन को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन जैसे चीनी और नमक है, ये आप पानी में घोल दो ना तो पता नहीं चलेगा बाहर से देखने पे, जब तक चखोगे नहीं कि क्या इसमें मिलाया गया है, तो कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं और ऐसे सब्सटेंस सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं वाटर के। यही रीज़न है कि आप नॉर्मल पानी से कपड़ा धुलिए तो साफ़ नहीं होगा, लेकिन सोप या डिटर्जेंट उसमें मिला दीजिए तो कपड़ा आसानी से साफ़ हो जाता है, क्योंकि पानी के सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। और सरफेस टेंशन कम होने से उसके मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तो कपड़े के पोर में जा करके गंदगी को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये हमने थ्योरेटिकली ऐसे बता दिया। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉन्सेप्ट जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और डायरेक्ट फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और वो है कि जैसे कोई लिक्विड का ड्रॉप है, प्यारे बच्चों, लिक्विड का ड्रॉप। अच्छा, जैसे आप देखते हो जैसे मरकरी का जो ड्रॉप होता है, मरकरी आप कहीं हाथ पे लो ना तो एकदम स्फेरिकल शेप में होता है, और वाटर का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप में रहने का प्रयास करता है, लेकिन थोड़ा दब जाता है अपने वेट की वजह से, क्योंकि मरकरी का सरफेस टेंशन बेटा ज़्यादा होता है और वाटर का सरफेस टेंशन मरकरी के रिस्पेक्ट में कम होता है। इसलिए जो वाटर होता है ना वो स्फेरिकल शेप में रखने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपने वेट की वजह से दब जाता है, एकदम स्फेरिकल नज़र नहीं आता। लेकिन मरकरी का है ना कि सरफेस टेंशन की वजह से अपने एरिया को मिनिमाइज करता है, और स्फीयर का एरिया सबसे मिनिमम होता है, इसलिए सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड ड्रॉप होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी लिक्विड का जो शेप होता है लिक्विड ड्रॉप का, वो क्यों स्फेरिकल शेप में होता है, तो आपको होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसके वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो एक लिक्विड ड्रॉप है, उसको स्मॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। जैसे एक लिक्विड ड्रॉप है, उसको 1000 ड्रॉपलेट में तोड़ दो, 27 ड्रॉपलेट छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ दो, 64 ड्रॉपलेट में तोड़ दो, तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना जिसका कि ऐसा वैल्यू देगा जिसका आप क्यूब रूट आसानी से फाइंड कर सको, क्योंकि अगर n ड्रॉपलेट हैं तो फॉर्मूले में n पावर 1/3 होता है, ठीक है ना। तो कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, देखो ना ये लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना है? r है। तो लिक्विड ड्रॉप होगा तो ये पूरा लिक्विड इसके अंदर होगा, है ना, देखो पूरा ये लिक्विड ड्रॉप होगा। ये क्या है? लिक्विड ड्रॉप। सो बबल नहीं है प्यारे बच्चों, ये लिक्विड का क्या है? ड्रॉप है, जिसका सरफेस टेंशन कितना है? T है। अब इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ दिया, और सारे जितने ड्रॉपलेट होंगे ना वो इक्वल साइज का माना जाएगा, ये सब इक्वल साइज के ड्रॉपलेट में इनको तोड़ दिया। अब इनकी संख्या कितनी है तो हम n मान लेंगे, भाई क्वेश्चन में तो n का वैल्यू देगा ना, है ना। इनकी संख्या कितनी है? ड्रॉपलेट्स हैं ये, इनकी संख्या टोटल है n, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा, और यहाँ छोटे छोटे ड्रॉपलेट में जब तोड़ दोगे तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसे प्रोसेस में बेटा वर्क डन करना पड़ेगा। कहेंगे सर तोड़ेंगे कैसे? एक ड्रॉपलेट को हम छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ेंगे कैसे? अरे भाई एक बॉटल में पानी भर लो और इसमें स्प्रे मशीन लगा दो, करो ऐसे स्प्रे करो तो ड्रॉपलेट निकलते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? ड्रॉपलेट बना रहे हो ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट कैसे बना रहे हो? उसको स्प्रे कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वही वार्डन का मामला है। तो एक हाइपोथेटिकली क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, जैसे आप परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम में भी क्या करते हो? परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको स्प्रे करते हो तो ड्रॉपलेट में क्या होता है? तोड़ते हैं। तो ये अपने आप ऐसे थोड़े होता है, ये क्या होता है? आप वर्क करते हो, जो ही थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हो। तो वार्डन का फॉर्मूला जो होता है एकदम आसान है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो इस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। देख लो यहाँ लिख दो 4 पाई बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, जितना ड्रॉपलेट में तोड़ा रहेगा उसको n पावर 1/3 कर देना, -1 इंटू सरफेस टेंशन कर देना। एक झटके में चुटकी बजा के आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व। ये होता है वर्क डन इन ब्रेकिंग ए लिक्विड ड्रॉप इन n ड्रॉपलेट्स।
ये आंसर या तो जूल में आएगा या तो एमकेएस में या तो सीजीएस में, डिपेंड करेगा कि रेडियस और सरफेस टेंशन आप एमकेएस में रख रहे हो कि सीजीएस में रख रहे हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट से बुक से कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका याद रहे। आज याद है तो एग्जाम में भी आपको याद रखना पड़ेगा। टेस्ट जब होंगे तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, आप वहां पे सीखिएगा क्वेश्चन करके। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना, तो अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बीच से जो लगने वाला जो फोर्स होता है वह एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स कहलाता है। तो कोहेसिव फोर्स वो होता है कि ऐसे दो मॉलिक्यूल जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हों, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। और डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो एडहेसिव होता है। जैसे जो इंक होता है ना, बोर्ड पे लिखा जाता है, तो इंक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव है, और इंक मॉलिक्यूल और व्हाइट बोर्ड मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो एडहेसिव है। जैसे किसी कंटेनर में वाटर रखा है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर का जो वाल है उस मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या है। तो कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। जब मेनिस्कस वाला कॉन्सेप्ट होता है, कैपिलरी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ कोहेसिव एडहेसिव फोर्स यूज होता है। तो हमने बताया ना कोहेसिव क्या है, एडहेसिव है, लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, दो कॉन्सेप्ट मन में रखिएगा। इसके बाद से आता है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक्सेस प्रेशर। किसका कॉन्सेप्ट? एक्सेस प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर और एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड सो बबल। इस पे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, है ना। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सो बबल, जैसे ये सो बबल है, तो सो बबल के अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है। इट हैव टू फ्री सरफेसेस। तो इसके चारों तरफ क्या लगेगा? चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बाहर से प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, इसको P0 से इंडिकेट करता है। और जो अंदर से प्रेशर लगता है, ये जो इनसाइड प्रेशर है, ये P इनसाइड, ये अंदर से प्रेशर लगेगा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इनसाइड प्रेशर में से आउटसाइड प्रेशर अगर हम माइनस करें तो जो डिफरेंस होता है उसी को बेटा एक्सेस प्रेशर कहा जाता है। तो एक्सेस प्रेशर को डेल्टा P से इंडिकेट करते हैं, और ये इनसाइड प्रेशर में से आउटसाइड प्रेशर को माइनस कर दो तो इसका जो फॉर्मूला बनता है सबसे आसान फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 40/R, है ना, इसको याद रखना, है ना। जब सो बबल का केस होगा, बबल का केस होगा ना, सो बबल का, तो 40/R होगा। यह अगर लिक्विड ड्रॉप का केस होगा ना, तो ये केवल 2T/R होगा, बिकॉज लिक्विड ड्रॉप हैव ओनली वन फ्री सरफेस बट सो बबल हैव टू फ्री सरफेस। ओके, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें डीप में कुछ पूछेगा नहीं, बस फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब एक छोटा सो बबल है, एक बड़ा सो बबल है, तो छोटे सो बबल का रेडियस कम होने से उसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, और बड़े सो बबल का रेडियस ज्यादा होने से उसका एक्सेस प्रेशर कम होता है। लेकिन अगर यही लिक्विड ड्रॉप का केस है, कौन सा ड्रॉप बेटा? लिक्विड ड्रॉप, नोट कर लेना। लिक्विड ड्रॉप में बाहर एयर होता है, अंदर लिक्विड होता है। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, डेल्टा P, ये हो गया P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना? 2T/R। और वही सो बबल एलिमेंट एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए उसका फॉर्मूला 40/R हो जाता है। इसका मतलब एक्सेस प्रेशर उसके रेडियस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस पे क्या होता है ना कि दो सो बबल दे करके उसके एक्सेस प्रेशर दे करके उनके रेडियस का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, मास का रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो पूछता है। तो एक्सेस प्रेशर आपका रेशियो निकालो दो बबल के लिए, तो रेडियस का रेशियो निकल आएगा, और उसके बाद से जब रेडियस का रेशियो आ जाएगा तो सरफेस एरिया निकालना हो, चाहे मास का रेशियो निकालना हो, चाहे वॉल्यूम का, सब क्या हो जाता है? आ जाता है। इसके बाद से बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ओके, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या है कॉन्सेप्ट?
आइए देखते हैं। तो ये एक छोटा ड्रॉप है, सॉरी छोटा सो बबल है, और ये एक बड़ा सो बबल है ना। और इसको क्या करता है ना, इसके अंदर भी एयर है, इसके अंदर भी एयर है भाई, एयर इसके अंदर भी है, एयर इसके भी अंदर है, क्योंकि दोनों बबल हैं। अब इनको एक कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट कर देता है। ओके, ये कौन सा ट्यूब है? कैपिलरी ट्यूब। तो कहता है कि बताओ एयर का फ्लो किधर से किधर होगा। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं एयर का फ्लो बड़े वाले से किस में होगा? छोटे वाले में। नहीं, इसमें क्या है ना, इसमें रेडियस कम होने से एक्सेस प्रेशर ज़्यादा है, इसका रेडियस ज़्यादा होने से एक्सेस प्रेशर क्या है? कम है। इसलिए जो लिक्विड का फ्लो होगा, सॉरी एयर का जो फ्लो होगा वो छोटे बबल में से किधर होगा? बड़े बबल में। एयर का जो फ्लो होगा छोटे से बड़े वाले में होगा एयर फ्लो। ये स्मॉलर बबल है, ओके, स्मॉलर बबल। और ये क्या है? बिगर बबल है। ये बड़ा है और वो क्या है? छोटा है। तो लिक्विड ड्रॉप जो बबल होते हैं उनको अगर पतले कैपिलरी ट्यूब से, नैरो कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट करके और इनको छोड़ दें तो इसमें एयर फ्लो होने लगता है। छोटा बबल और छोटा होने लगता है, बड़ा बबल और बड़ा होने लगता है। इसकी साइज और क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। ओके, तो ये तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक इसमें से पूरा एयर इसमें ना चला जाए, क्योंकि जितना ही छोटा होता जाएगा उसे इसमें प्रेशर और बढ़ता जाएगा, और जब तक प्रेशर बढ़ता रहेगा तब तक एयर इसमें से इसमें जाता रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एयर का फ्लो छोटे में से किधर होता है? बड़े में होता है। अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट का। एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसे किसी कंटेनर में अगर लिक्विड है, जैसे लिक्विड का मान लो शेप ऐसे कॉन्वेक्स है, तो जो फ्री सरफेस होता है ना, इसका जो शेप होता है इसको मिनिस्कस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिस्कस। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के शेप को मिनिस्कस कहते हैं। तो ये जो मिनिस्कस जो होता है, ये मिनिस्कस, तो इस पे एक ऐसे टेंजेंट प्लाट करो। ये क्या है? टेंजेंट। और यहाँ पर एक टेंजेंट प्लाट करो, मतलब ये जो कंटेनर का जो वाल है यहाँ एक टेंजेंट प्लाट करो। तो कंटेनर के वाल और भी किधर से? लिक्विड साइड से होकर के, बाहर एयर साइड से नहीं, लिक्विड साइड से होकर के। और ये जो टेंजेंट है ना, फ्री सरफेस पर इस टेंजेंट प्लाट करो, तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू या तो 90 हो सकता है, या तो 90 से ज़्यादा हो सकता है, या तो 90 से क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी इसमें हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे ही डिपेंड करता है कि किसी भी कंटेनर में अगर कोई लिक्विड रखते हैं तो उसका फ्री सरफेस का शेप कैसा होगा। तो फ्री सरफेस का शेप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, या तो हाइडेंटल मिनिस्कस, या तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस, या तो कॉनकेव मिनिस्कस। 3 प्रकार के मिनिस्कस होते हैं। जैसे अगर सिल्वर कंटेनर में अगर वाटर आप रख दीजिए तो वहाँ का जो मिनिस्कस होता है एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर आप ग्लास कंटेनर में अगर आप वाटर रख दीजिए तो उसका जो मिनिस्कस होता है वो कॉनकेव शेप में होता है, और अगर आप ग्लास कंटेनर में मरकरी भर दीजिए तो उसका जो मिनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है। देखो इस शेप में होता है। अब कोई भी लिक्विड किसी भी कंटेनर के वाल को वेट कर सकता है कि नहीं, भिगो सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। वेटाबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है वेटाबिलिटी। ध्यान दो बेटा, वेटाबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का, यानी हॉरिजॉन्टल, या तो कॉन्वेक्स, या तो कॉनकेव। एंगल ऑफ कांटेक्ट या तो 90 हो सकता है, या तो 90 से कम हो सकता है, या तो 90 से ज़्यादा हो सकता है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है तो ये क्या किया है? ये इस लिक्विड का जो मिनिस्कस है वो कंटेनर के वाल को देखो छोड़ दिया है ना। यानी ऐसे केस में वेटाबिलिटी का केस नहीं होगा। ऐसे जो लिक्विड होता है वो कंटेनर के वाल को भिगो नहीं पाते। जैसे एग्जांपल, आप ग्लास सरफेस में मरकरी गिरा दीजिए तो मरकरी जो होता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा होने के कारण, ऑब्ट्यूज एंगल होने के कारण मरकरी ग्लास को भिगो नहीं पाता। लेकिन वही अगर ग्लास पे वाटर गिरा दीजिए तो टोटली वाटर जो ग्लास को भिगो देता है, क्योंकि वहाँ का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम यानी एक्यूट एंगल होता है।
तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है तो जस्ट वेटाबिलिटी का केस होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में देखो 90 से ज़्यादा है तो नॉट वेटाबिलिटी, ऐसा लिक्विड्स उस सरफेस को भिगो नहीं पाता है। लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से अगर कम है, एक्यूट एंगल है, तो टोटली ऐसे लिक्विड ऐसे सरफेस को क्या कर देते हैं, भिगो देते हैं। और याद रखिएगा जहाँ भी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम बनता है यानी कॉनकेव मेनिस्कस बनता है और ऐसे कैपिलरी ट्यूब को अगर किसी लिक्विड में डिप कर दो तो जहां कॉनकेव सरफेस होता है वहां पर वो लिक्विड क्या करता है, उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर उठने लगता है। इसी को बोलते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, टेस्ट में मिलेंगे, इसको भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बताने चल रहे हैं कैपिलरी राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपिलरी कैपिलरी राइज। जैसे एक कंटेनर है, ओके, इसमें क्या है, ये लिक्विड है, और इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डिप कर दो, कैपिलरी ट्यूब। तो इसमें जो कैपिलरी राइज होता है ना, जब इस टाइप का इसका शेप होगा, देखो ऐसा शेप होगा कॉनकेव, तब जब कैपिलरी राइज होगा, क्योंकि यहाँ एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो ये लेवल इसका ऐसे ऊपर उठने लगता है ना। जितना ये ऊपर उठेगा इसको कैपिलरी राइज कहते हैं। ये है, तो यही इसका हो गया कैपिलरी राइज। इसको क्या कहेंगे, एच कहेंगे। और ये लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है, टी, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, थीटा, और ये जो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो कितना है, आर, ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो है जी, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो। तो जो कैपिलरी राइज होता है ना, कैपिलरी राइज एच, इसका फॉर्मूला 2t cos थीटा अपान रो आर इंटू जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। टी है सरफेस टेंशन, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेकिन याद रखना कैपिलरी राइज तब होता है जब ये इसका मेनिस्कस फ्री सरफेस कॉनकेव नेचर होगा। कॉनकेव नेचर तभी होगा जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। तो जो इस कैपिलरी ट्यूब के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लिक्विड को अपने तरफ खींचते हैं और लेवल को क्या करते हैं, ऊपर बढ़ाने लगते हैं। तब तक लेवल ऊपर उठता रहता है जब तक सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला अपवर्ड फोर्स उस लिक्विड कॉलम के वेट से बैलेंस ना हो जाए, तब तक ये ऊपर उठता रहता है। तो पूरा प्रोसेस हमको बताना नहीं यहाँ पर, हमको तो क्विक रिवीजन कराना है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए, H बराबर 2t cos थीटा अपान रो आर जी। इसको आप याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आप ये भी तो देखो कि यहां से आप ये देखो कि जो कैपिलरी राइज होता है वो सरफेस टेंशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, लिक्विड की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कैपिलरी ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कैपिलरी राइज ग्रेविटी के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ग्रेविटी कम होगा तो कैपिलरी राइज ज़्यादा होगा, ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो कैपिलरी राइज क्या होगा, कम होगा। अब अगर हम बात करें कि जैसे एक हम एक्सपेरिमेंट करें कि एक कैपिलरी ट्यूब है, उसको वाटर में डिप कर दिया और पूरे सिस्टम को फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर ले गया, यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गया, जहां पर कि ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पर अगर एच का फॉर्मूला देखो तो यहाँ पर अगर आप 0 लगा दो ना, जी के स्थान पे क्या लगा दो 0, तो समथिंग अपॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो एच का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो फॉर्मूले से तो बेटा इनफाइनाइट आएगा, बट आंसर में इनफाइनाइट दिया नहीं रहेगा, है ना, ऑप्शन में, और इनफाइनाइट आंसर भी नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में आप अगर यही एक्सपेरिमेंट करते हो तो कैपिलरी ट्यूब अगर 5 सेंटीमीटर का है तो कैपिलरी राइज 5 सेंटीमीटर होगा, कैपिलरी ट्यूब अगर 10 सेंटीमीटर का है तो कैपिलरी राइज 10 सेंटीमीटर होगा, कैपिलरी ट्यूब अगर 50 सेंटीमीटर का है तो कैपिलरी राइज भी 50 सेंटीमीटर हो गया। माइंडेड प्लीज, समझ में आया कि नहीं आया, क्या आंसर क्या देना है ऐसे क्वेश्चन में कि पूरे सिस्टम को एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर रख दिया, एलिवेटर के अंदर रख दिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख दिया, या ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर रख दिया। तो ऐसे कंडीशन में जो कैपिलरी राइज होगा उसका आंसर क्या देना है, जितना कैपिलरी ट्यूब का लेंथ होगा वही आंसर दे देना है।
यानी ऐसे क्वेश्चन में उसका आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होगा। जैसे 5 सेंटीमीटर कैपिलरी ट्यूब दिया है तो आंसर 5 दे दीजिए, 8 दिया है तो आंसर 8 दे दीजिए, 10, 20, 30 जो लेंथ दिया है वही आंसर आप दीजिए। यानी यहाँ पे जो h का वैल्यू होगा ये होगा हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब होगा ना उसी की हाइट ही आपका आंसर होगा। इनफाइनाइट आंसर आपको नहीं देना, इनफाइनाइट तो बस एक फॉर्मूले से वैल्यू आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कैपिलरी ट्यूब का हाइट होगा वही आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो सरफेस टेंशन कितना छोटा टॉपिक है, लेकिन कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे। बाकी आपको थरोली ये टॉपिक फिर से एक बार पढ़ लेना चाहिए, लेकिन हमने जो रिवीजन कराया आपका काम बन जाएगा इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, और उसके बाद से फटाफट इस पर क्या कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका कम से कम समय में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से हर टॉपिक हम रिवीजन करा डालेंगे जिससे कि ज़्यादा आपको रिवीजन करने में प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है कि जो टॉपिक आप रिवीजन कर रहे हैं तुरंत उस पर क्वेश्चन कर लीजिए। फिर टेस्ट चल ही रहा है क्लास में, आप क्लासरूम टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है वो भी टेस्ट सीरीज दीजिए। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सब टॉपिक शहर के बाहर रहता है या क्लास में ही ऑफलाइन क्लास में है, नहीं पढ़ पाया है, तो ऑलरेडी डीपसिंग क्लासेस के जो एप्लीकेशन है उस पर आप जुड़ करके आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो उससे भी आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका टॉपिक कंप्लीट तैयार नहीं है ना, थारोली जो नहीं पढ़ा है, वो एकदम सीक्वेंस से पढ़ सकता है। पूरा व्यवस्था है, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। और जो शहर में उपलब्ध हैं स्टूडेंट, वो आप ऑलरेडी आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हर टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन आपका होता चला जाएगा। बड़ा फायदा इससे आपको होगा और आपके सिलेक्शन में ज़बरदस्त इससे क्या मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए प्यारे बच्चों, जिससे कि वीडियो लाइक हो जाए और थोड़ा सा हम लोग जो मेहनत करते हैं थोड़ा मोटिवेशन हो। थैंक यू बेटा, जय हिंद।